केजरीवाल के इस बयान से सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के साथ के लिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन का पूरा माहौल बस लोकसभा चुनाव भर के लिए था? ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है। क्या इंडिया अलायंस को दिल्ली इलेक्शन में भी अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए थी, वो भी जब आप सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक टमटम? कमेंट सेक्शन बताइए। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, अमित शाह को क्यों लपेट रहे हैं, और वहीं चित्रा त्रिपाठी के कानून से वाकई ज्यादा ऊपर हो गई हैं, लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। और ना, एक इनसाइडर ने मुझे खबर बताई है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं ना, उनसे बीजेपी करवा रही है। क्यों करवा रही है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अरविंद केजरीवाल की एकदम नई रणनीति है दोस्त। मोदी का नाम वो लेंगे नहीं, अमित शाह पर सीधा वार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक रुख तेजी से बदल रहा है। जहां वे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते थे, अब उनका जो सारा का सारा फोकस है ना, वो केंद्र गृह मंत्री अमित शाह है। वो सेंटर पे है, वही टारगेट पर है। अब कैसे हैं टारगेट पे ले रहे हैं? कानून व्यवस्था की सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का उठा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के प्रशांत विहार और सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाकों के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने कह दिया कि देखिए, दिल्ली में मर्डर हो रहा है, लूट चल रही है, धमाके जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, जनता डर के साए में जी रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी, कृपया नींद से जागिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। साफ टारगेट। और आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस, चूंकि गृह मंत्रालय यानी केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए शाह को टारगेट करना अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने का एक आसान तरीका है। यही बांग्लादेश का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से उठा दिया, हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की। देखिए, बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए संत चिन्मय कृष्णदास जी का मामला उठा करके अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगा दिया बड़ी चतुराई से। उन्होंने कहा कि पूरा देश संत जी के साथ खड़ा है, केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके उन्हें रिहा करना चाहिए। गुजरात चुनाव में रुपए पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर डालने की उनकी मांग जैसा है जैसे वो हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश करते नजर आए हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को इसलिए उन्होंने डाला। देखिए, बीजेपी की गुंडागर्दी का मुद्दा केजरीवाल ने आरोप लगाया है। नांगलोई में एक पीड़ित परिवार से मिलने गए तो बीजेपी के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि बीजेपी गुंडागर्दी का एक और उदाहरण, अगर केजरीवाल को कुछ हो गया होता तो हमें शाह और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदार होगी। इसी तरह से विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई, जिसे पार्टी ने बीजेपी की साजिश करार दिया। बोले कि मारना चाह रहे हैं इस आदमी को, आम आदमी इसलिए मारना चाह रहे हैं, अपना काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से जो अरविंद केजरीवाल का जो एक नैरेटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के ऊपर है। देखिए, मोदी का नाम ना लेने की रणनीति क्यों है और कैसे, ये भी मैं आपको समझा दूं। देखो, मोदी पर नाम लेकर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले ही समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना सीधे सीधे बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को टारगेट करने जैसा है। पिछले चुनाव में देखा गया था कि मोदी पर हमले से जनता में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई थी। 2020 से केजरीवाल ने मोदी पर सीधा हमला करना लगभग बंद कर दिया है। अमित शाह पर फोकस क्यों है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अमित शाह पर निशाना साध करके ना अरविंद केजरीवाल 3 जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको साधते हैं। पहला, दिल्ली पुलिस के जरिए शाह की जिम्मेदारी पर सवाल। दूसरा, जनता के डर और असुरक्षा का माहौल दिखा करके बीजेपी की आलोचना करना। तीसरा, नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना पूरे केंद्र को घेरने की एक रणनीति। समझ में आ गया? चुनावी गणित अगर मैं आपको समझाऊं तो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, और ये माना जाता है कि ये सीटें मोदी के नाम पर ही जीती गई थी। इसलिए मोदी के खिलाफ बयान देकर के नुकसान से बचने के लिए शाह को निशाने पर लेना उन्होंने, अरविंद केजरीवाल की टीम ने बेहतर समझा, और इससे कोई बेहतर रणनीति हो ही नहीं सकती। अब सवाल ये है, पूछेंगे कि वैभव भाई, ये रणनीति क्या इस वाले चुनाव में अपना रहे? नहीं, ये रणनीति कोई नई नहीं है। ये रणनीति केजरीवाल पहले भी आजमा चुके हैं। 2019 और 2022 तक उन्होंने मोदी का नाम लेना बंद कर दिया था। 2023 में रामलीला मैदान की रैली में भी उन्होंने मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था। नाम नहीं लिया था, जो पहले नाम ले लिया करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से जो निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा था कि चौथी पास राजा की एक कहानी सुनाता हूं। याद है कुछ आपको? अप्रत्यक्ष निशाना। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने शाह और योगी आदित्यनाथ पर हमले किए, लेकिन मोदी पर सीधा हमला करने से बचते रहे। सवाल यहाँ पर यह है कि इस रणनीति से कोई फायदा होगा या फिर नौटंकी मानी जाएगी। देखिए, इसका एक मजबूत पक्ष है। पहला, शाह को निशाना बना करके केजरीवाल सीधे दिल्ली की सुरक्षा पे सवाल उठाते हैं, जो जनता के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रणनीति बीजेपी के बड़े चेहरे मोदी को अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर रखती है।
बिना जनता की नाराजगी को मोल लिए। लेकिन इसी मुद्दे का एक कमजोर पक्ष भी बनता है, वो ये है कि ये रणनीति तभी सफल होगी जब आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच में मजबूती से ले जाया जा सके। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से ले जा रही है तो दोस्त, शाह पर हमलों का असर तभी होगा जब जनता इसे गंभीरता से ले, और इसे अरविंद केजरीवाल की ईमानदार कोशिश माने तभी होगा, नहीं तो फिर ये भी कोई ज़्यादा काम करने वाली नहीं है। अगर इस पूरे वाक्य को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की ये रणनीति एक सोची समझी चाल है, जहां वे अमित शाह पर निशाना साध करके मोदी के प्रभाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये बन जाता है कि जनता क्या इस रणनीति को समझ पाएगी या महज चुनावी हथकंडा मान करके नकार देगी। चुनाव नतीजे इस रणनीति की सफलता या विफलता का फैसला करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल का ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको। अबे भाई, दूसरी बात चित्रा त्रिपाठी की कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे मतलब गुस्सा है लोगों के बीच में, मतलब एक चर्चा का विषय भी है, और मैं एक जो कैसे लोगों के बीच की बहस को भी सुन रहा था, तो वहीं लबोलबाब ये चीज़ निकल के आती है कि चित्रा त्रिपाठी की जमानत खारिज हो गई है। क्या कानून सभी के लिए समान है? तो वो बात यह है कि गुरुग्राम की पॉक्सो अदालत ने एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। अदालत ने आदेश दे दिया है कि गिरफ्तारी वारंट तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अब मतलब चित्रा त्रिपाठी कभी भी जेल के पीछे जा सकती है। पूरा मामला अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि 11 नवंबर को कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी को पेश होने का आदेश दिया था। उनके वकील ने दलील दी थी कि वो महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार का इंटरव्यू कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। बोले फालतू बातें ना कीजिए और गिरफ्तार वारंट जारी कीजिए। अब 21 नवंबर को गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, 21 नवंबर को गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई, जिसे फिर से खारिज कर दिया गया। अब जनता यही बोल रही है कि कोई अगर आम जनमानस का व्यक्ति अगर होता तो उस पर तो वो तो जेल के अंदर पड़ा होता। पुलिस की कार्रवाई पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। पब्लिक कह रही है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद गुरुग्राम पुलिस अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई है। इसके विपरीत चित्रा त्रिपाठी मीडिया डिबेट्स में काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। यह स्थिति कानून के भेदभावपूर्ण रवैये और प्रभावशाली लोगों के प्रति पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल करती है। लोगों ने सिस्टम पे भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये मामला केवल एक पत्रकार का नहीं, बल्कि न्याय और कानून की समानता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। क्या कानून सभी के लिए समान है? क्या प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एक अलग मापदंड अपनाए जाते हैं? अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन करती है या फिर नहीं। इस प्रकरण ने मीडिया की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था में समानता पर बहस छेड़ दी है। देश भर की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ आगे क्या होगा, इसकी दिलचस्पी सोशल मीडिया पे चल रही है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हैशटैग लगा के चलता रहता है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है इनसाइड न्यूज़, जो कि मेरे करीबी ने बताई। वो ये थे कि देखो, महाराष्ट्र में सरकार का गठन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की वजह से रुका है। शिवसेना ने पहले बिहार फॉर्मूले के आधार पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। कई बार की बात के बाद भी जब एकनाथ शिंदे पीछे नहीं हट रहे थे और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो उसको स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार हैं, तो दूसरा पेज ये आ गया। अब कहा जा रहा है कि शिंदे गृह या फिर वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, ये बहुत ताकतवर मंत्रालय होते हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि शिंदे की सरकार में से ये दोनों विभाग सहयोगी पार्टियों के पास थे। गृह विभाग भाजपा के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था और वित्त मंत्री एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास था। वित्त इस बार अजीत पवार के पास ही रहने वाला है, इसलिए शिंदे कह रहे हैं मुझे गृह विभाग दे दीजिए। गृह विभाग समझ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और एकनाथ शिंदे ने संभावित विभागों की सूची थी वो केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के सामने जाके पेश कर दी और उसके बाद अपने गाँव चले गए। अब सवाल ये है कि क्या शिंदे सचमुच अपना खेल कर रहे हैं या किसी और खेल में सहभागी बन रहे हैं? यहां से असली बात निकलती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से शिंदे का अपना खेल नहीं है, ये भाजपा का खेल लग रहा है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जो प्रयास अंदर से चल रहे हैं, ये उसका पार्ट लग रहा है। तभी फडणवीस के नाम की घोषणा में इतना समय लग रहा है। तभी अचानक ये विचार होने लगा किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैंने आपको कल बताया था कि बीएमसी का चुनाव भी होना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और देवेंद्र फडणवीस एंटी मराठा माने जाते हैं, तो अंदर बात चल रही है किसी पिछड़े नेता को मौका दिया जाए। सोचे समूचे चुनाव में ये स्पष्ट था कि भाजपा जीते तो फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नतीजे आते ही तरह तरह के नामों पर चर्चा होनी शुरू हो गई। लिस्ट निकल आई। भाजपा के इस अंदरूनी खेल में शिंदे भी अपना खेल साधना चाहते हैं। यह है राजनीति जो स्पष्ट नहीं समझ में आती है, लेकिन घाव बड़े गंभीर करती है। और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव की पॉलिटिक्स में? आपकी समझ के अनुसार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।